हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो स्वागत है आपका यूमैक्स ट्यूशन क्लासेस में। वेलकम बैक टू अवर न्यू यूट्यूब चैनल यूमैक्स ट्यूशन क्लासेस। एज यू नो, वी स्टार्टेड 12th फिजिक्स क्रैश कोर्स। तो हम उसको अब आगे चलाते हैं। हमने पिछले अध्याय में क्या हुआ था लास्ट, पिछले अध्याय में मतलब पिछली क्लास में अपन ने कहाँ तक किया था, आवेश के गुणधर्म तक किया था। तो उसमें हमने क्या क्या पढ़ा, आवेश की परिभाषा पढ़ी, आवेश कैसे मतलब क्या किसे का आवेश कहते हैं। फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उसके बारे में बताया, उसकी परिभाषा हमने पढ़ी और उसके गुणधर्मों को देखा। तो आगे हम चलते हैं आवेश के आवेशन की प्रक्रिया पर। ठीक है, चलो। उससे पहले एक सिद्धांत है आप विद्युत आवेश का, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, उसके बारे में जानते हैं। क्योंकि पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसको काल्पनिक रूप से बताया था, लेकिन बाद में इन्होंने मतलब इसकी सत्यापन कर, इसको वेरीफाई करके दोबारा से बताया। तो उन्होंने क्या बताया, हम दो पिंड लेते हैं, ये पहला वाला पिंड जिसको हम डिनोट कर सकते हैं, मतलब इसको Q1 आवेश ले सकते हैं और इसको Q2 आवेश। जैसा कि आप जानते हो कि जो ये पिंड होता है, मतलब अपना परमाणु होता है, उसके मध्य में आवेश होता है, यानी कि नाभिक होता है। तो इसको इसके मध्य में, इसके बीच में नाभिक है, एवं इसके जो बाह्यतम कक्षा है, इसकी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं इस प्रकार से। इसी प्रकार इसमें होंगे। तो जब इन दोनों के मध्य घर्षण होता है, घर्षण होने के कारण एक आवेश से, मतलब एक जो Q1 आवेश है अपना, इसकी बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ऊर्जा को प्राप्त करने के बाद। ये एक की बाह्यतम कक्षा से निकलते हैं और दूसरे की बाह्यतम कक्षा में पहुंच जाते हैं। और एज यू नो, इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, ऋणावेश होता है। तो जब इससे पहले वाले से आवेश जाते हैं तो उसमें ऋणावेश की कमी होती है, जिसके कारण इस पर क्या आ जाता है, धनावेश आ जाता है। और जब ये ऋणावेश दूसरे वाले की बाह्यतम कक्षा में जाता है तो उसमें क्या है, ऋणावेश की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, वो ऋणावेशित हो जाता है। मतलब इस वाले जो आवेश से, इस वाले पिंड से जब इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले की तरफ जाएंगे तो इसकी बाह्यतम कक्षा से ऋणावेश की कमी के कारण इस पर क्या हो जाएगा, या क्या धनावेशित हो जाएगा। वहीं दूसरा वाला ऋणावेश की अधिकता के कारण क्या हो जाएगा, ऋणावेशित। इसी के आधार पर बेंजामिन जो फ्रैंकलिन थे, उन्होंने आवेशों को दो प्रकार से बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला जो होता है वह हो जाता है धनात्मक आवेश, क्या हो जाता है, धनात्मक आवेश। और दूसरा ऋणात्मक आवेश। ठीक है, तो अपना ये हो गया विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इसके बाद अपन क्या पढ़ते हैं, इसके बाद पढ़ेंगे हम आवेशन की प्रक्रिया। क्या,
आवेशन की प्रक्रिया उसे देखते हैं। आवेशन की प्रक्रिया किसी आवेश को किसी वस्तु को आवेश देने की क्रिया। इसमें पहला क्या होता है, संपर्क द्वारा आवेशन। पहला होगा क्या इसमें, संपर्क द्वारा आवेशन। संपर्क द्वारा आवेशन में दो प्रकार के आवेशन होता है, एक तो घर्षण द्वारा आवेशन हो जाता है और दूसरा हो जाता है चालन द्वारा आवेशन। तो इसमें पहला जो अपन देखते हैं संपर्क, मतलब इसमें क्या है, घर्षण द्वारा आवेशन में देखते हैं कि घर्षण, जब कोई वस्तु होती है उनके मध्य घर्षण किया जाता है, तो वो पहले इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत वाला था ना अपना, उसी की तरह होता है। दोनों वस्तुओं के मध्य घर्षण होता है जिसके कारण उनमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को प्राप्त करके दूसरी वस्तु में चले जाता है, और दूसरी मतलब जिस वस्तु से जाता है उस पर धनावेश, और जिस वस्तु पर जाता है उसमें ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। जस्ट लाइक एज ये एक वस्तु है और ये दूसरी वाली वस्तु है। जब इनको दोनों के मध्य घर्षण किया जाता है, इनको रगड़ा जाता है, तो इससे जो आवेश होता है वह इसकी तरफ चले जाता है। तो इस पर क्या है, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा इस पर, और इस पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये हो गया क्या अपना घर्षण द्वारा आवेशन। इसमें ही दूसरा क्या होता है, इसमें दूसरा होता है चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन, इसमें दो पिंड लेते हैं। जैसे ये दो पिंड अपने लिए, ये क्या है, पहली जो वस्तु अपनी, इसको आवेशित वस्तु लेते हैं, मतलब इसमें पहले से चार्ज है, ये अनावेशित, इसमें कोई चार्ज नहीं है। इसमें मान लेते हैं हम प्लस चार्ज है। लेकिन जब चालन द्वारा आवेशन में क्या होता है कि दोनों वस्तु एक दूसरे से स्पर्श करती हैं। जैसे ही हमने इस वस्तु को, ए वाली जो वस्तु है अपनी, सी वाली जो ए वाली अपनी जो वस्तु है को, जैसे ही अपन एक चालक तार से जोड़ देते हैं, तो ए पर जो आवेश है अपना, ए पर जो आवेश है वह चालन तार के द्वारा, क्योंकि ये मतलब आवेश का चालक होता है, मेटल का कोई भी तार होता है वो आवेश का चालक होता है, तो उसके उससे आवेश
वस्तु बी में, पिंड बी में चले जाते हैं। तो ये मतलब ये प्रक्रिया कब तक चलती है? ये प्रक्रिया चलती है आवेश का प्रवाह, मतलब आवेश का प्रवाह कब तक होता है इसमें? आवेश का प्रवाह तब तक होता है जब तक दोनों वस्तुओं का विभव लगभग एक समान ना हो जाए। कब तक होता है? जब तक दोनों वस्तुओं का जो विभव है, मतलब ए तथा बी का विभव समान ना हो जाए, तब तक चालन द्वारा आवेशन होता है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात हो गई कि आवेश का प्रवाह तब तक होता है, आवेश का तब तक होता है, तब तक का विभव विभव समान ना हो जाए। ठीक है, ये हो गया दूसरा वाला। अब किसी वस्तु को आवेश देने की प्रक्रिया में दूसरा अपना क्या हो सकता है? ये एक तो संपर्क द्वारा आवेशन हो गया, एक क्या है, प्रेरण द्वारा आवेशन, मतलब किसी वस्तु को प्रेरित कर कर आवेशित किस प्रकार से किया जा सकता है। तो दूसरा हमारा इसमें क्या है? प्रेरण द्वारा आवेशन। अब जैसे हमने देखा कि एक तो इसमें संपर्क द्वारा आवेशन में घर्षण द्वारा आवेशित किया गया था, दूसरा क्या है, चालन द्वारा आवेशित किया गया था। तो उसी प्रकार इसमें एक ही प्रकार से देखते हैं कि किसी वस्तु को बिना छुए उसको आवेशित किस प्रकार से किया जाता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई वस्तु है अपने पास, जैसे कि ये वस्तु है, तो इसको हम बिना छुए किस प्रकार से आवेशित कर सकते हैं, मतलब इसमें आवेश की प्रक्रिया किस प्रकार से हो सकती है। तो इसके लिए देखते हैं अपन चार्जिंग बाय इंडक्शन। पहले एक वस्तु लेते हैं, जैसे कि अपन पहले एक ये वस्तु ली हमने, इसमें पहले अपन स्टैंड लगा देते हैं। स्टैंड क्यों? कि जब पहले ये अनावेशित वस्तु है, ठीक है, क्या है, जो आवेशित वस्तु है, लेकिन सॉरी अनावेशित वस्तु है, लेकिन जब इस पर आवेश आएगा तो वह जमीन में ना चले जाए, इसलिए क्या है, विद्युत रोधी स्टैंड पर इसको रखते हैं। किस पर रखते हैं? विद्युत रोधी स्टैंड पर। तो इसके लिए पहले अपन स्टैंड बनाते हैं। ठीक है, ऐसे इसको अपने स्टैंड बनाया। स्टेप नंबर फर्स्ट में है ये क्या है, इसमें उदासीन है। उदासीन का मतलब क्या होगा? उदासीन का मतलब होगा इनमें प्लस जो धनावेश है उतना ही ऋणावेश होगा। माना हमने इसमें धनावेश +3 माइनस माइनस एंड माइनस। अब क्या हो गई ये हो गई उदासीन। क्या? उदासीन
उदासीन वस्तु। ये हो गया स्टेप नंबर फर्स्ट। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? स्टेप सेकंड सेकंड स्टेप में जो ये उदासीन वस्तु है इसके पास हम कोई आवेशित मतलब कोई चार्ज वाली वस्तु लेकर जाएंगे। जैसे ही चार्ज वाली वस्तु लेकर जाएंगे तो क्या है, जैसे कि अपन धनावेश वाले लेकर गए तो उसके जो पास वाली जो सतह होगी दूसरी वाली वस्तु की, उसमें क्या दूसरा नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होगा। जैसे प्लस वाली ले जाएंगे तो माइनस चार्ज उत्पन्न होगा, और जैसे माइनस वाली ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस वाला चार्ज उत्पन्न होगा। ठीक है, जस्ट लाइक एज जैसे स्टेप नंबर सेकंड अपन यहाँ करते हैं ना, ये लिया, एक मिनट। हमने ये ऐसे ही स्टैंड पर बनाएंगे। ये लिया, ठीक है, इसको स्टैंड पर रखना जरूरी है। जैसे ही हमने कोई आवेशित वस्तु, जैसे कि अपन ये मानते हैं प्लस आवेश है इस पर, इसको इस उदासीन वस्तु के पास जैसे ही लाएंगे तो ये वाला चार्ज प्लस धनावेश है दूसरी वाली वस्तु की सतह पर कौन सा चार्ज उत्पन्न करेगा, नेगेटिव चार्ज उत्पन्न करेगा। तो इसकी इस सतह पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और जो अपना पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है उसको ये नेगेटिव चार्ज दूसरी तरफ धकेलेगा, क्योंकि इनमें प्रतिकर्षण होगा। क्योंकि जो ये पॉजिटिव ये माइनस वाला चार्ज है, ये जो प्लस वाला चार्ज है दूसरी वस्तु जिसको हम दे रहे हैं दूसरी वाली वस्तु पर, तो ये जो प्लस वाले को इस तरफ धकेलेगा। ठीक है, स्टेप नंबर थर्ड में क्या करेंगे अपन? स्टेप नंबर थर्ड में जो ये वाली, ठीक है, जो स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप थर्ड में क्या है, जो अपनी ये वस्तु थी, इसको क्या करेंगे अपन, जो अपनी जमीन है उससे भूसंपर्कित कर देंगे। भूसंपर्कित करने से क्या होगा, जो इसका जो प्लस वाला चार्ज था, जैसे ही अपन इसको भूसंपर्कित करेंगे तो इसका जो प्लस वाला चार्ज था वो जमीन में चले जाएगा। अब मतलब जमीन में नहीं जाएगा, ये तरीके से क्या होगा कि जमीन से जो चार्ज है नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पॉजिटिव चार्ज को खा जाएगा, ये तरीके से मतलब खत्म कर देगा। इस प्रकार से क्या होगा, ये उदासीन हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, कहीं ऐसा मत करना कि जो जो पहला वाला आपने चार्ज दिया था पॉजिटिव चार्ज, इसको हटा दें। इसको हटाना नहीं है, अगर क्योंकि अगर इसको भी हटा देंगे तो ये वाला चार्ज जो यहाँ पर उत्पन्न हुआ था प्लस सॉरी माइनस वाला, कौन सा वाला माइनस चार्ज था, ये भी भूसंपर्कित होकर जमीन में चला जाएगा, तो इससे फिर उदासीन हो जाएगा।
लेकिन स्टेप नंबर थर्ड के बाद पहले अपन को क्या करना है, पहले इस भूसंप संपर्कन को क्या है, काटना है, मतलब हटा देना है। हटाने के बाद फिर अपन इस जो जो हमने चार्ज दे रखा है पॉजिटिव प्लस वाला, उसको भी हटा देंगे। और नेक्स्ट स्टेप नंबर फोर्थ में क्या होगा, स्टेप फोर्थ में क्या होगा, जैसे ही अपन इस जो पॉजिटिव चार्ज वाले को हटाते हैं तो अब हमको क्या, कैसी वस्तु प्राप्त होती है, आवेशित वस्तु। कौन सी वस्तु प्राप्त होती है, आवेशित वस्तु प्राप्त होती है, क्योंकि जो प्लस वाला चार्ज था वो तो भूसंकर संपर्कन संपर्कन के कारण जमीन में चला गया, और जैसे ही हमने अपने इसका पॉजिटिव चार्ज दे रखा था वो इसको हटाया, तो इसमें केवल कौन सा चार्ज बता, इसमें चार्ज बता नेगेटिव, प्रचार नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या हुई, वस्तु हमको, हमने इसको छुआ तो नहीं, हमने इसको बिल्कुल भी टच नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी हमने क्या किस कर दिया इसको, आवेशित। ये किस प्रकार से आवेशित हुई वस्तु, बिना छुए, यानी कि प्रेरण द्वारा प्रेरित करके हमने इसको आवेशित किया है। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट अपन इसने आवेशन की प्रक्रिया पढ़ ली, उसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, एक और सिद्धांत होता है स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। क्या है, स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी। अब ये क्या सिस्टम है कि हमने पहले कहा कि समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होता है और विपरीत आवेशों के मध्य क्या होता है, आकर्षण होता है। ऐसा क्यों होता है, मतलब कोई तो मतलब क्या है कि इसका कोई तथ्य होना चाहिए। हम वैसे थोड़ी कह सकते हैं, कोई कल्पना थोड़ी कर सकते हैं कि समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण होता है। तो इसी के लिए ये सिद्धांत दिया, मतलब इसको प्रयोग कह सकते हैं अपन, प्रयोग बनाया। इस प्रयोग में क्या किया, जो अपने महान वैज्ञानिक थे उन्होंने देखा, एक उन्होंने सेटअप तैयार किया। सेटअप क्या था, देखो सेटअप था, उन्होंने एक जारनुमा संरचना बनाई। क्या बनाई, जारनुमा संरचना। जारनुमा संरचना बनाते हैं वो इस प्रकार से, जैसे कि अपन दूध का जो कैंपर होता है ना, उसी प्रकार से बनाते हैं। और इसमें एक विद्युत रोधी छड़, विद्युत चालक छड़ लगाते हैं इस प्रकार से। सेटअप तैयार करने टाइम लगता है। इस प्रकार से इसमें छड़ लगाते हैं। और स्वर्ण पत्र, तो स्वर्ण पत्र है तो इसमें अपनी लीफ है जो, इसको स्वर्ण मतलब गोल्डन लीफ एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। तो इसमें जो अपनी
उनको लेते हैं, को भी पीले कलर की बनाते हैं। जब इसका कंसेप्ट क्या है, इसका कंसेप्ट है जैसे ही अपन इसको, जो इसका ये टर्मिनल होता है, मतलब इससे आवेशित वस्तु को टच करते हैं, जैसे ही अपन आवेशित वस्तु को टच करते हैं तो मेटल की चीजें उसमें क्या है, आवेशन होता है, क्या है मतलब आवेश, जो ऋणावेश होता है वह उसमें प्रवाह करता है, प्रवाह किया तो इससे जब वो, जैसे कि हमने इसमें धनावेश दिया, धनावेश दिया तो वो इससे आवेश इसमें जाएगा, और जो ये दोनों ही गोल्ड रिलीफ है, गोल्ड रिलीफ होने के कारण इन दोनों में क्या होगा, जब समान आवेश होता है तो एक दूसरे से क्या होती है, ये रिपल्सन होता है इनमें, मतलब एक एक दूसरे से दूर हो जाती हैं, जिससे किसकी पुष्टि होती है, इससे पुष्टि होती है कि समान आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, ये अपना रहा स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी। इसके बाद अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अब चालू करने वाले हैं, जिस जिससे आप अवगत हो, कूलाम का नियम। इट इज स्टॉप, दिस चैप्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, सॉरी, देखो कूलाम का नियम, जैसे कि स्टेटमेंट लिखा हुआ है, कूलाम का नियम किसे कहते हैं, कूलाम के नियम, मतलब ये जो नियम होते हैं, अपने कथन होते हैं, इनको टू द पॉइंट लिखना पड़ता है। अगर इनमें हम अपनी तरफ से तोड़ फोड़ करके कुछ लिखते हैं तो अपने पूरे नंबर नहीं मिल पाते हैं, तो टू द पॉइंट इसको लिख लेंगे। तो स्टेटमेंट जैसा लिखा हुआ है कि कूलाम के नियम अनुसार दो बिंदुवत या स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले स्थिर वैद्युत बल का मान दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा उनके मध्य जो दूरी होती है उसके वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसा स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि जो स्थिर आवेश, स्थिर और बिंदुवत आवेश, तो इनको बिंदुवत जैसे लेते हैं अपन, जैसे अपन ने लिया ये एक ये ले लिया, ये अपना Q1 आवेश, ये Q2 आवेश, मतलब इस पर Q1 आवेश है और इस पर Q2 आवेश है, और तथा इनके मध्य की दूरी, जो इनके मध्य की जो दूरी है, ये वो क्या है, R है। जैसा कि स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि इनके मध्य जो बल लगेगा F, तो स्थिर एवं बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल, क्या, स्थिर वैद्युत बल इन आवेशों के परमाणु Q1 तथा Q2 के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा इनके मध्य दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जब ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो क्या आएगा, एक स्थिरांक आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, स्थिरांक आएगा के। तो ये फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसके बारे में लिख लेते हैं अपन, ये क्या है, के क्या है, तो ये, पहले तो ये फॉर्मूला हो गया अपना, कूलाम के नियम का क्या हो गया ये फॉर्मूला।
ठीक है, यहाँ पर के क्या है? के क्या है? एक समानुपाती नियतांक या स्थिरांक। के का मान एसआई पद्धति में क्या होता है, मतलब के को एसआई पद्धति में क्या लिखते हैं? के का के का मान क्या होता है एक्चुअली? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये एक तरह से क्या है कि ये परमिशन है। जैसे कि अपने दोस्त को थप्पड़ मारता है, आपने थप्पड़ मारा, एक थप्पड़ तो मारा आपने हवा में और एक थप्पड़ मारा आपने पानी में, तो किससे ज्यादा लगेगी? इसके प्रभाव को ही क्या बताता है? ये माध्यम है। मतलब माध्यम एप्सिलॉन नॉट क्या है? माध्यम की, सॉरी, निर्वात की विद्युत शीलता। इसको परमिशन के तौर पर हम देख सकते हैं। और इस एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता का मान, आंकिक मान क्या होता है? इसका आंकिक मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻⁻12, शायद 12 होता है। हाँ, यही होता है। उसको ये दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। 1/पाई 1/36 पाई इंटू, ये नहीं है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, इसका मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है। इसका जो मात्रक होता है, के का मात्रक क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन, सॉरी, मात्रक इसका नहीं होगा एप्सिलॉन नॉट का, ये होगा कूलम के नियम, जो बल अपना विस्तार वैद्युत बल लगता है, ऐसा ही मात्रक। इसका मान 9 × 10⁻⁹ होता है। के का मान समानुपाती नियतांक जो हमने लिखना, इसका मान होता है 9 × 10⁻⁹। और इसका मात्रक मात्रक होता है इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन, सॉरी, हाँ, कूलम कूलम स्क्वायर। ठीक है। और इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है? के का सीजीएस मात्रक, का सीजीएस मात्रक, सीजीएस में इसका मान तो होता है 1, और इसका सीजीएस मात्रक होता है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन स्टेट कूलम स्क्वायर। क्या होता है? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन स्टेट कूलम का स्क्वायर। ये डायन नहीं है, डैन है, डैन। ठीक है। अब इसमें माध्यम, इसमें, हाँ, इसमें एक मतलब इसकी विद्युत जो स्थिर विद्युत बल होता है, इसमें इसकी माध्यम में निर्भरता होती है। जैसे कि आपने निर्वात में देखा, तो निर्वात में क्या, इसका मान क्या होता है, और माध्यम में इसका मान क्या होता है, इसको अपन आप देखते हैं। माध्यम पर निर्भरता। माध्यम पर अब जैसे कि अपन कहेंगे एफ एयर, क्या मान होगा? फॉर्मूला से F = K Q1 Q2
अपॉन आर स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं अपन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जैसे ही अपन हम इसको कहें कि इसको माध्यम में किस प्रकार लिखेंगे, माध्यम में एफ, मीडियम ले लेते हैं 1/4 पाई, और एप्सिलॉन नॉट की जगह हम क्या लेंगे, एप्सिलॉन लेंगे, ओनली ऑन एप्सिलॉन क्या है, माध्यम में माध्यम की गतिशीलता, और एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता। Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, समीकरण नंबर फर्स्ट देते हैं और समीकरण नंबर 2। नेक्स्ट क्या करेंगे अपन, एक में क्या लगाएंगे, भाग, भाग लगाने पर क्या होगा, एफ एयर अपॉन एफ मीडियम। देखो जैसे कि अपन इसको भाग लगाएंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन से 1/4 पाई से 1/4 पाई कट जाएगा, Q1 आर स्क्वायर से Q1 Q2 आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या, अपने पास बचेगा ये, तब जो इसका अपने पास क्या बचेगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको अपन क्या कहेंगे, एप्सिलॉन आर, आपेक्षिक विद्युतशीलता। एप्सिलॉन आर को क्या कहेंगे, आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, ये क्या है, आपेक्षिक विद्युत, आपेक्षिक विद्युतशीलता, या इसको क्या इसको परावैद्युत भी कहते हैं, परावैद्युतशीलता, परमेबिलिटी। क्या उस पर क्या प्रभाव पड़ा, तो एफ जो माध्यम में, इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, जो अपना एफ है मीडियम में क्या रहेगा, एफ एयर अपॉन एप्सिलॉन आर, मतलब तो हमारा बल माध्यम में लगता है वह बात की अपेक्षा एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाता है। क्या हो जाता है, एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाता है। तो ये होता है माध्यम पर निर्भरता। तब मैंने जैसे उदाहरण दिया था, यदि आप अपने को एक तो हवा में थप्पड़ मारते हो और एक पानी में थप्पड़ मारते हो, तो कौन से पे बल ज्यादा लगेगा, मतलब कौन सी बार अधिक लगेगी। अपन जब निर्वात में मारते हैं कोई अवरोध नहीं होता है तो पूरा बल लगता है, सपाटा लगेगा, वो फिर आपको भी धोएगा। और जैसे ही हम पानी में थप्पड़ मारते हैं तो वो उसका बल कम लगने के कारण फोर्स कम, मतलब फोर्स कम लगेगा, तो उसके लगेगी भी कम। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब पहले तो अपन उसने आपने थप्पड़ किस में मारा, हवा में मारा, कोई अवरोध नहीं था। लेकिन जैसे ही आपने पानी में थप्पड़ मारा तो क्या, एक माध्यम मिल गया, और माध्यम मिलने के कारण एप्सिलॉन आर, जैसे कि पानी का परावैद्युतांक क्या होता है 80, है ना, तो ऐसे ही वो कम हो, उसका क्या है, बल का मान कम हो गया, जिससे उसकी क्या लगी, कम लगी। ये अपना हो गया कूलाम का नियम। चलो तो अब इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि बिना क्वेश्चन के फिजिक्स अधूरी है। ठीक है, तो कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। अभी अपना क्वेश्चन है, निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो आवेशों के बीच, निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित आवेशों के बीच वैद्युत बल का न्यूनतम मान क्या होगा। आपको 1 मिनट देता हूं,
आप करिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। चलो इसको देखते हैं, गया हो गया। जैसा कि इसमें दे रखा है, निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो वस्तुवत आवेशों के मध्य हमको न्यूनतम बल लगाना है। बिंदुवत आवेश लेते हैं पहले अपन। ये बिंदुवत दो आवेश लिए, ये अपना Q1 आवेश, ये Q2 आवेश, और दे रखा है इनके मध्य दूरी कितनी है, 1 मीटर। तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R²। लेकिन लेकिन इसमें क्या कहा, वैद्युत बल का मान क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। अब ये न्यूनतम कब होगा भाई, बल का मान जो विद्युत स्थिर विद्युत बल होता है वह किस पर डिपेंड करता है, उसके आवेशों का गुणनफल के समानुपाती होता है। अगर यदि आवेश का जो गुणनफल है वह न्यूनतम हो जाता है तो अपना जो बल है हमको न्यूनतम प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आर मतलब इसकी दूरी पे तो डिपेंड करेगा नहीं, इसलिए उसने क्या है 1 मीटर दूरी दी। वो क्या है कि ये जो Q1 Q2 है आवेश का मान है, वो क्या करना है, न्यूनतम करना है। ठीक है, तो एफ मिनिमम, एफ मिनिमम क्या होगा, के का मान क्या है 9 × 10⁻⁻⁻⁹ Q1 Q2। अब Q1 Q2 का मान सबसे न्यूनतम कितना हो सकता है, मतलब आवेश होगा सबसे, हमारे पास क्या है इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वही सबसे कम होगा। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ होता है। ठीक है, ऋणावेश, तो क्या करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ स्क्वायर Q1 Q2 मतलब समान होगा अपॉन R² क्या है 1 मीटर। तो सॉल्व करेंगे और अपना आंसर, आंसर क्या हुआ 0.30 इंटू 10⁻⁻28। इसका मात्रक क्या हुआ कूलम। मात्रक लेकिन जरूर देखना चाहिए कि जैसे एग्जामिनर अपनी कॉपी को चेक करता है तो वो मात्रक के ऊपर आधा नंबर उड़ा देता है, मात्रक जरूर लिखें। ठीक है, ये क्या हुआ अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना
देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत सरल क्वेश्चन है ये। क्या है? तो एक समान विलगित चालक गोले ए तथा बी एक दूसरे से डी दूरी पर रखे गए हैं। क्या है? तो एक समान विलगित चालक गोले ए तथा बी एक दूसरे से डी दूरी पर रखे गए हैं। डी का मान गोलों की तुलना में बहुत बड़ा है, की बहुत दूरी पर रखे बड़े हैं। गोले ए पर आवेश क्यू है जबकि गोले बी विद्युत उदासीन है। गोले के बीच कितना विद्युत बल कार्य रहता है? देखने में बहुत बड़ा है लेकिन आंसर इसका बहुत छोटा है। जैसा कि अपन देख रहे हैं कि इसमें क्या लिखा पड़ा है, तो विलगित चालक गोले हैं, जैसे कि इसमें डायग्राम में लिखा है, इनके मध्य जो दूरी है डी ये बहुत ज्यादा है। और अपना फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। इसमें के का मान अपन ने जैसे ही रखा 9 गुणा इसकी घात 9, क्यू वन का मान क्या है प्लस क्यू, और दूसरा क्या है, गोला गोला बी क्या है विद्युत उदासीन, यानी कि इस पर आवेश कितना है जीरो। जब इस पर आवेश जीरो है तो हमें इसको आगे करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसे ही अपन Q1 Q2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो से जो भी मल्टीप्लाई होता है क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, जीरो। एफ का मान क्या है, जीरो। कल नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ठीक है का लेवल ठीक है क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है कि दो बिंदु आवेश Q1 Q2 का मान क्या है 20 माइक्रो कूलम निर्वात में, और डी बराबर 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। चित्र बी के अनुसार Q1 सॉरी Q1 नहीं है ये Q1, हाँ बी के सही है। Q1 पर कार्यरत बल का परिणामी याद करना है, परमाणु नहीं है क्या, परिणामी 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 बल याद करना है। तो पहले पर इसमें पहला ये क्वेश्चन है उसको करते हैं। ये क्या रखा है इसमें गिवन Q1 और Q2 का मान क्या है, समान है क्या 20 माइक्रोकूलम है। तो माइक्रोकूलम को पहले अपन लिख देते हैं 10⁻⁶ कूलम, ठीक है। और आर है रखा है 1 मीटर, 1 मीटर दे रखा है। तो अपना फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एफ इज इक्वल टू के का मान कितना है 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 10 raised to the power -6 20 10 raised to the power -6 अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना है 1 मीटर है, 1 मीटर है, एक का स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर पहले वाला का। तो Q1 Q2 के मध्य कितना बल लगेगा, तो सॉल्व कर लेना, ये उसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला करते हैं। क्या आया पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 18 10 -12
देख यहाँ से। एटीन रेड रहेगा इसका, ठीक है। तो इसका सेकंड क्वेश्चन पार्ट है, देखते हैं। डायग्राम देखते हैं इसका, पहले डायग्राम क्या था। कार सही था। डी कितनी है, डी डी डी। अब ये बोल रहा है कौन से देखना है, Q1 पर। इस पर जो हमें परिणामी इसका बल लगेगा वो देखना है, ठीक है। तो हमने इससे जैसे Q1 और इनकी मध्य दूरी भी समान है और आवेश भी समान है, Q1 Q2 और Q3 में कितना आवेश है, 20 माइक्रो कूलम। तो Q1 Q2 के मध्य, Q1 Q3 के मध्य और Q2 Q3 के मध्य क्या बल समान लगेगा। कितना आया था अपना, 3.6 कूलम आया था, 3.6 कूलम लगेगा। लेकिन अब ये बोल रहा है कि इसका परिणामी बल मतलब Q2 के द्वारा Q1 पर और Q3 के बाद द्वारा भी Q1 पर टोटल फोर्स कितना लगेगा। इसके लिए मतलब Q1 पर के द्वारा जब फोर्स लगेगा तो इस तरफ लगेगा, ये क्या लगेगा, F1 पर मतलब के द्वारा। और इसका परिणामी क्या लगेगा, F13 और इस पर परिणामी बल क्या हो जाएगा, F12 प्लस F13। जैसा कि और लेकिन अब इस वेक्टर को जैसे हमने अपनी 11th क्लास में अपने पढ़ा होगा कि दो वेक्टर होते हैं और ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। इसमें जो ये एंगल उनके होंगे इसके, ये क्या होंगे, 60 डिग्री और ये क्या, तो ये वाला एंगल है, ये वाला ये भी समान हो जाएगा। क्यों क्यों कि शीर्ष अभिमुख कोण है, ये भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री। और दो वेक्टरों का परिणामी ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, ये ध्यान होना चाहिए। परिणामी ज्ञात करने का सूत्र क्या हुआ, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कॉस थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कॉस थीटा, ठीक है। सॉरी 2 ए भी हो गए, 2 ए बी कॉस थीटा। फॉर्मूला में वैल्यू रखो, 3.6 स्क्वायर प्लस 3.6 प्लस 2.6 कॉस 60 डिग्री। देन जो क्यू आंसर आएगा वो क्या आएगा, कॉस 60 का 1 मतलब मान क्या हो जाएगा, 1/2, 3.6 का स्क्वायर प्लस 3.6 का स्क्वायर प्लस 3.6 का स्क्वायर इन 1/2 से 2 कट जाएगा, बल
एफ जो उसका परिणामी बल होगा वो क्या आएगा, अंडर द रूट 3 × 6। काम इसका जो यूनिट है वो लिखनी जरूरी है, ठीक है। अगला अपना ये टॉपिक है जो कूलाम का नियम पूरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें और बहुत सारे हैं, लेकिन बाद में कराएंगे, जैसे कि चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे ये। और अगला टॉपिक मैं आपको बता, ये आपेक्षिक विद्युतशीलता आपको बता चुका हूँ। इसको अपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं, मतलब एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसको ई आर एप्सिलॉन आर सॉरी एप्सिलॉन आर से नाम से जाना जाता है। तब माध्यम में एक तो माध्यम के सापेक्ष, हाँ इसकी डेफिनेशन लिख लो यहाँ पे एक बार। डेफिनेशन क्या होगी, माध्यम के सापेक्ष निर्वात की सापेक्षिक विद्युतशीलता या वैद्युत कहलाती है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है अपना, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। यहाँ पर एप्सिलॉन क्या है, बात की विद्युतता, परमेबिलिटी ऑफ एयर, एप्सिलॉन सॉरी एप्सिलॉन नॉट बात की विद्युतता है, एप्सिलॉन आर माध्यम की एप्सिलॉन आर माध्यम में स्थिर वैद्युत बल पर प्रभाव मैंने आपको बता दिया है कि क्या मतलब, माध्यम में स्थिर वैद्युत बल निर्वात की अपेक्षा माध्यम में एप्सिलॉन आर होता है, निर्वात की विद्युत होता है, इतनी गुना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें अपना नेक्स्ट टॉपिक के नियम का सदिश रूप, अगली वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय दोस्तों।